हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्री हरि कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 में वैद्युत रसायन चैप्टर की। क्लास 12 में जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन की। ठीक है, वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और इस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली। वैसे तो इस लेसन से ज़्यादातर चीज़ें हटा दी गई हैं, वैसे और जो चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैद्युत रसायन। देखो इसमें लेसन में पढ़ना क्या है आपको। वैद्युत रसायन का मतलब, वैद्युत रसायन देखो क्या लिखा है। वैद्युत रसायन के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी वैद्युत रसायन जो है, इसमें हमें पढ़ना क्या है कि रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों के बीच जो रूपांतरण होता है। अब ये रूपांतरण कैसे होता है? आपने सेल देखा होगा दैनिक जीवन में। सेल आप उपयोग करते हैं। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है वो आप यूज़ करते हैं। सेल क्या करता है? बैटरी, सेल में क्या होती है? बैटरी, और बैटरी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है और चार्ज होने के बाद हमें वो पावर देती है। ठीक है, तो वो वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्टोर हम लोग कर लेते हैं। तो ये होता है वैद्युत रसायन। ठीक है, अब इसमें हमें केमिकल के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है। वैद्युत रसायन का आधार वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग किए जाते हैं। तो वैद्युत रसायन का आधार वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग किए जाते हैं, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, देखिए पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण मुख्यतः ऑक्सीजन से होता है और जो अपचयन होता है वो मुख्यतः हाइड्रोजन से होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज़ें जिसमें एक साथ होती हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या एक नाम इसको दे देते हैं क्या? रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपको लिखना क्या क्या है। देखो शुरुआत करते हैं। हेडिंग पहली डालिए, क्या रहेगी हेडिंग? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या तो फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये रहेगी इसमें। अब इसमें क्या लिखेंगे आप? लिखिए पदार्थों ब्रैकेट में परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम ऑक्सीकरण कहलाता है, तथा पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ग्रहण करने का प्रक्रम अपचयन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ने का जो प्रक्रम होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, ग्रहण करने का प्रक्रम अपचयन कहलाता है और यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे जैसे जिंक एरो के बाद Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब जिंक आप जानते हैं, जिंक डी ब्लॉक का तत्व होता है और जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, 30 होता है, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसकी वैलेंसी +2 आती है। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 और 18 2। तो लास्ट में जो इसका 2 है यही इसकी वैलेंसी डिसाइड करता है। तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और इसमें अंतिम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। इसी तरह से अगर अपचयन की अभिक्रिया की बात करें तो अपचयन की अभिक्रिया में क्या होगा? Cu+2। अब ये कॉपर है, कॉपर 29 होता है। ठीक है, कॉपर 29 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 18 18 10 28 और 1 29। ठीक, अगर इसका SPDF से करें तो SPDF का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो परमाणु क्रमांक 23 और परमाणु क्रमांक 29। 23 पर कौन होता है? क्रोमियम, और 29 पर कौन होता है? कॉपर। ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब SPDF इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है इसका, ये इसका गलत है। ठीक है, SPDF से जब करते हैं तो जो लास्ट वाली शेल आती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन
खाली रह जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है कौन? कॉपर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जिंक के निकले हैं वो सीधे कॉपर के पास चले जाते हैं, तो कॉपर के पास पूरी कक्षा भर जाती है और इस तरह से ये हो जाता है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कॉपर +2 और ये कॉपर हो गया। और वैसे भी आप याद रखें कि अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चिन्ह लग जाए, क्या लग जाए? प्लस। प्लस मार्क का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं। ठीक है, लूज़ मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी हो गई है। अगर प्लस माइनस किसी भी तत्व पर लग रहा है तो आप समझेंगे कि उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। जैसे कि Na+ लिखा है तो इसमें सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्लस लगा है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसी तरह से कॉपर 29 लिखा है तो +2 है, इसमें 29 ना होकर के इसमें कितने हैं अभी? 27 है। ठीक है, क्योंकि +2 लगा, अगर +3 लगा होता तो 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाता, 26 होते। तो यहाँ पर 27 इलेक्ट्रॉनों के साथ कॉपर है और 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के लेकर के कॉपर पूरा हो जाता है और ये अपचयन की अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की। नीचे लिखा भी है रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इस तरह से भी परिभाषा को लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या लिखेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल सेम रहेंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें सेल स्थिरांक। ठीक है, सेल स्थिरांक है और सेल स्थिरांक के अलावा चालकत्व भी है। तो चालकत्व तो पहले लिख लेते हैं, तो हेडिंग रहेगी चालकत्व। चालकत्व में लिखेंगे आप चालक के प्रतिरोध, किसी चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम उसका चालकत्व G कहलाता है। G से इसको डिनोट करते हैं। तो चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? उसका चालकत्व कहलाता है। G = 1/R, ये फार्मूला लिख लेंगे। चालकत्व व्युत्क्रम ओम इनवर्स या सीमेंस, इसका मात्रक लिख लेंगे। मात्रक हेडिंग डाल के लिख लेंगे। मात्रक क्या इसका होता है? देखो, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, और इसके अपोजिट में अगर लिखें, ऊपर ले जाएं ओम को तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो जी का मात्रक क्या हो जाता है? ओम इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा नई लाइन से लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L, यानी तार है अगर कोई तो उसकी लंबाई L है और उसका क्षेत्रफल क्या है? A। तो लिख लेंगे क्या? किसी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L के अनुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L/A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं और वो क्या होता है? रो। तो R = फार्मूला बन जाता है रो × L/A। ठीक है, अगर इसी फार्मूले को रो बराबर लिखें तो RA/L रामलाल भी हो सकता है। और ये क्या है? जहाँ पर रो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये। ठीक है, तो ये बात हो गई R = रो × L/A, या इसको हम लोग रो = कह सकते हैं RA/L। और इसी को हम लोग हाई स्कूल में पढ़ाया था हमने, क्या इसको कह सकते हैं? रामलाल, है ना। M लगा दें तो RA/L। A क्या है? क्षेत्रफल, और R क्या है? उसका प्रतिरोध, और L क्या है? तार की लंबाई। ठीक है, तो ये बात हो गई रो के साथ। ठीक, तो अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। आगे आएगा आपका G = 1/R है। अगर यही R की जगह हम लोग जो आया है फार्मूला क्या? रो × L/A, यही अगर R की जगह पर रखें उठा करके तो A ऊपर पहुंच जाएगा, तो G = क्या हो जाएगा? RA/L। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा L/RA। G = L/RA। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी विशिष्ट चालकता। अगली हेडिंग डाल लो क्या? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता में लिखेंगे किसी चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, रो का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाती है। ठीक, अब इसमें K = फार्मूला हो जाएगा 1/रो। रो वही विशिष्ट प्रतिरोध अभी जो आया था, है ना। रो = फार्मूला क्या होता है? RA/L, या R = क्या होता है? रो ×
ए। ठीक, अब इसमें भी अगर हम चाहें तो रो की वैल्यू जो है ना RA/L वो यहाँ पर ला के पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 और रो की जगह पर क्या लाएंगे RA/L। ठीक है, तो L इसका ऊपर पहुँच जाएगा RA/L। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, k इज इक्वल टू L/RA। ठीक, और ये क्या है, विशिष्ट चालकता है k। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो इसका मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, क्योंकि L लंबाई का मात्रक मीटर होगा और ये क्षेत्रफल है बटे में, तो ये मीटर स्क्वायर होगा, तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो केवल मीटर बचेगा। और ओम का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, तो बटे में बचेगा ओम मीटर, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, तो ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स हो जाएगा। आगे हेडिंग रहेगी मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता हेडिंग है, और इसमें क्या लिखना है, मोलर चालकता में एक मोल वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लेना है, डेल्टा M इज इक्वल टू K इंटू V, और V इज इक्वल टू अगर वही मोलरता है तो M 1000/M हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है एज इट इज़। ठीक है, इसको ऐसे ही नोट कर लेना। K को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, और V वॉल्यूम है एक मोल पर वैद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन, और 1000/M क्या है उसकी मोलरता। ठीक है, तो ये मोलर चालकता हो गई। आगे तुल्यांकी चालकता, ये डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, ये इसको ऐसे ही लिख लो और ऐसे ही लर्न कर लेना। तुल्यांकी चालकता में क्या है कि 1 ग्राम वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता में क्या है 1 ग्राम, उधर मोलर चालकता में क्या था 1 किलोग्राम, बस इतना ही अंतर है। 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। उसकी सूत्र क्या है, डेल्टा G इज इक्वल टू K इंटू 1000/N। ठीक है, ये नॉर्मलता हो गई, जो भी दिया है इसमें लिख लेना है। इट इज N विलयन की नॉर्मलता है WB इंटू 1000, EB और AB क्या है तुल्यांकी भार। ये सब छोड़ देना, यहीं तक लिखना, यहाँ तक, इस जगह तक। आगे देखते हैं, आगे हेडिंग डालनी है अगली क्या, तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक है ना, कारक कौन कौन से हैं। पहला तापक्रम, हेडिंग तापक्रम नंबर 1 डाल करके, ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे प्रतिरोध में कमी आती है तथा चालकता बढ़ती है। नंबर 2 में हेडिंग डाल करके लिखना है विलायक का परावैद्युतांक। जिस विलायक का परावैद्युतांक अधिक होता है वह वैद्युत अपघट्य के आयनों को आसानी से पृथक करता है, जिससे विलयन की चालकता अधिक होती है। ठीक है, ये 2 इसके लिख लेना है प्रभावित करने वाले कारक। आगे देखते हैं, आगे ये हटाई दो, सिलेबस में है नहीं, और आगे चलते हैं, ये भी सिलेबस में नहीं है। इधर ये वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सिलेबस में है। वैद्युत अपघटन, इसमें क्या करना है, वैद्युत अपघटन हेडिंग डाल दो इसमें। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या लिखना है, वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, अब आगे नई लाइन से लिखना कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का, ये जो नीचे लिखा है, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का वैद्युत अपघटन वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। यहाँ से सेल स्टार्ट है। सेल वैसे तो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन जो सिलेबस में है बस वही देखते हैं इसमें। तो वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का वैद्युत अपघटन वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। वैद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में परिवर्तित नहीं होती है ना। बस यहीं तक लिखना, विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये वैद्युत अपघट्य। आगे अगली हेडिंग डालनी क्या, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इसमें क्या है, 2 नियम फैराडे ने दिए थे। क्या लिखना कि वैज्ञानिक माइकल फैराडे 1833 ने वैद्युत अपघटन में
विद्युत ऊर्जा की मात्रा और इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थों को ज्ञात करने के लिए विद्युत अपघटन के नियम दिए जो फैराडे के नियम कहलाते हैं। और हेडिंग डालना क्या, फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित मात्रा के समानुपाती होती है। ये फैराडे का प्रथम नियम है। और इसमें फॉर्मूला क्या लिखेंगे, W प्रोपोर्शनल टू Q। W प्रोपोर्शनल टू Q और Q बराबर जानते हो क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके पहले क्या करते हैं हम लोग, Z लगाते हैं। और Z क्या है, निक्षेपित पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ग्राम प्रति कूलाम में। और Q इज इक्वल टू पढ़े, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। तो W बराबर इसी फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ZIT। ठीक है, W बराबर ZIT। तो ये फॉर्मूला हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, आगे अगली हेडिंग डाल लेना, इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है। एक फैराडे किसे कहते हैं, एक फैराडे। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगी, एक फैराडे। इसमें क्या लिखना है, किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में 96,485 कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है और विद्युत की यही मात्रा 1 फैराडे कहलाती है। और नीचे लिख लेना 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, लगभग बराबर लिख देते हैं उसी के। ठीक है, नीचे लिख लेना Z बराबर E/96,500 ग्राम प्रति कूलाम। ठीक है, ये 1 फैराडे की परिभाषा हो गई, लिखते जाना ये सब। तो ये तो प्रथम नियम था। अब देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या कहते हैं, द्वितीय नियम में क्या है कि विद्युत की समान मात्रा में भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन भिन्न पदार्थों की मात्राएं उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ठीक है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ये तो नियम हो गया। अब नियम ने जो फॉर्मूला बनाया वो कैसे बनता है, क्या है कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े भिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के साथ Q कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं W1 और W2 हैं, तब फैराडे का द्वितीय नियम से W1/W2 बराबर E1/E2। ठीक है, देखो पहला नियम क्या था फैराडे का, W बराबर ZQ। ठीक, Z बराबर क्या लिखा था, Z बराबर क्या था, E/96,500। ठीक है, ग्राम प्रति कूलाम, वो तो ठीक बात है। और Q बराबर क्या लिखा था, IT। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT। ठीक, ये यहाँ पर था। और ये तो पहले नियम की बात हो गई। और दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम ये लिखा, ये रहा क्या है, W1/W2 बराबर E1/E2। W1/W2 क्या है, प्रवाहित पदार्थों की मात्राएं, और E1 और E2 क्या है, इसका तुल्यांकी भार। ठीक है, निक्षेपित पदार्थों के तुल्यांकी भार कौन है, E1 E2। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी फैराडे नियतांक। ठीक है, फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक में क्या है, फैराडे नियतांक में लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 जो भी लिखा है 1.602177 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों 96,485 कूलाम विद्युत आवेश होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित विद्युत आवेश फैराडे या फैराडे नियतांक F कहलाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित विद्युत आवेश जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे नियतांक। 1 फैराडे बराबर, ये तो लिख चुके थे उधर पीछे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लिख जाएगा। धारा दक्षता। धारा दक्षता में केवल बस फॉर्मूला है। धारा दक्षता बराबर सूत्र क्या लिख लेना, वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज गुणा 100। इन न्यूमेरिकल में कहीं काम आएगा, वैसे न्यूमेरिकल तो अब इसके आते भी नहीं, लिख लो फिलहाल फिर भी। धारा दक्षता बराबर वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज गुणा 100। ठीक है, आगे ये सब कुछ तो हट गया है, ये भी नहीं है। वैद्युत अपघटन के उत्पाद भी नहीं है। वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग ये है थोड़ा सिलेबस में। अब इसमें हेडिंग डाल देंगे क्या, वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या क्या है देखो, वैद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हेडिंग डालना वैद्युत लेपन, और इसमें क्या लिखना है, वैद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की पतली परत का लेपन ही वैद्युत लेपन कहलाता है। वैद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की पतली परत का लेपन वैद्युत लेपन कहलाता है। जैसे लोहा होता है, लोहे के ऊपर अगर टीन की परत चढ़ा दे तो लोहा फिर खराब नहीं होता, तो ये वैद्युत लेपन कहा जाता है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, आकर्षक दिखने तथा संचारण के रक्षण। संचारण कहते हैं जंग को। ठीक है, जंग से सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। क्या लिखा है कि कॉपर, आयरन, पीतल आदि की वस्तुओं
पर सिल्वर, गोल्ड, निकिल, क्रोमियम आदि की धातुओं का विद्युत लेपन किया जाता है। और लोहे की चादरों पर टिन धातु का लेपन किया जाता है। ठीक, यहाँ तक लिखना है। होता क्या है कि देखो अच्छी दिखने के लिए उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, टिन का लेपन कर देते हैं। अगर लोहे की चादर के ऊपर टिन का लेपन कर दें तो वो थोड़ा सा अच्छी दिखने लगती है, चमक आ जाती है और सुरक्षा उससे क्या हो जाती है, जंग नहीं लगती है उसमें। ठीक है, जंग लोहा वैसे नमी में क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। तो इसीलिए इसमें टिन ऊपर लेपन कर देते हैं टिन का, तो ये फिर ख़राब नहीं होता है। और उसी को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। ये इसका पहला अनुप्रयोग होगा।